मैंने अपनी आंखों के सामने क्या कोई दुर्घटना होते हुए देखी, पर एक अजीब सी चीज थी कि उन तीनों के शव उसी कंपार्टमेंट की ओर इशारा कर रहे थे जिस कंपार्टमेंट से उस टीटी ने मुझे भगाया था। मैं भागते हुए उस कंपार्टमेंट की ओर जैसे ही गया, मैंने क्या देखा कि वहां पर एक अखबार था। उस अखबार में कोई पुरानी डेट पड़ी हुई थी। मैं जब उस फ्रंट पेज की न्यूज को पढ़ता हूँ तो उस न्यूज में लिखा था, बिसरा गांव में आने वाली ट्रेन के साथ हुई एक दुर्घटना, रेलगाड़ी समेत पूरे के पूरे यात्री उसी ट्रेन में जलकर राख हो गए हैं। कुछ लोगों ने कूद कर जान दी है तो कुछ लोग जलकर मर गए हैं। उसमें जब मैंने आखिरी लाइन पढ़ी तो उसमें लिखा था, किसी बड़े गिरोह के किसी मेंबर ने ये काम बड़े ही शातिरता के साथ किया और खुद भी उस ट्रेन में जलकर मर गया, जिसके हाथ में एक बैग था। बड़ी अजीब सी बात यह थी कि जब मैंने उस ट्रेन के ऊपर डेट को देखा तो वो डेट उस दिन से करीबन 12 साल पहले की थी। तो क्या मैं समय में पीछे ट्रैवल कर रहा था? वो ट्रेन जैसे ही रुकती है मैं वहां से उतर जाता हूँ, पर यह स्टेशन भी तो हॉन्टेड हो सकता है। मैं वहां से उतरकर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो ट्रेन चल दी। थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक आदमी आता है और वो मुझसे कहता है कि अरे क्या हुआ भैया, ट्रेन नहीं आई क्या आपकी? मैं उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ कि मैं तो बिसरा गांव जाने वाला था। तो उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे क्या बात करते हो भैया, बिसरा जाए कहो, वहाँ के लिए तो ट्रेन ही न मिलेला। यहाँ बैठा बैठा क्या करत हुआ पिछला 2 घंटा से? मैंने उसको पूछा कि आखिर मैं कहाँ हूँ। वो मुझसे कहता है कि वही गाँव है जहाँ तू आ रहा, हम ही तो तोका स्टेशन छोड़े रहे। वो इतना बोलकर वहां से चला गया। मैं उसी स्टेशन पर बैठा बैठा बार बार ये सोचता रहा कि क्या वो मुर्दों की ट्रेन थी। मैंने वहां के किसी लोकलाइट से ये बात पूछी तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ से एक निश्चित टाइम पर एक ट्रेन चलती है। उस समय पर इस स्टेशन पर कोई भी नहीं होता। उस समय जो ट्रेन आती है, ऐसा कहते हैं 12 साल पहले हुए हादसे में जो ट्रेन जलकर राख हो गई थी, वो ट्रेन अपने पैसेंजर समेत जो कि मुर्दे होते हैं इस स्टेशन पर आती है और जो भी उस ट्रेन पर चढ़ता है कभी वापस नहीं आता। यदि वो ट्रेन से उतरता नहीं है तो उसका इसी स्टेशन से आगे एक और स्टेशन है, वहां पर उसका शव बड़े ही अजीब से हालत में कटा हुआ या जला हुआ मिलता है। इसीलिए अगला स्टेशन लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है और बिसरा गांव में कोई ट्रेन नहीं जाती। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल गूंज रहे थे और मुझको इसकी सच्चाई शायद आज तक पता नहीं चली। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो एग्जॉर्सिज्म और जो पैरानॉर्मल की दुनियाओं से बिल्कुल परे होते हैं, या शायद अगर जिनको आप एक्सप्लोर करने भी जाएं तो वो आपको किसी भी तरीके का कोई भी जवाब ना दें। कभी कभी आत्माओं का खुद का मन होता है तो वो आपको जवाब देती हैं, ना कि आप जब चाहें तब। पैरानॉर्मल के इस सफर में कई सारी घटनाएं होती रहेंगी, कई सारे और भी एग्जॉर्सिज्म्स और भी ऐसे पहलू बाकी हैं। जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। भूत वूत कुछ नहीं होता साहब, ये सब मन का वहम है। ऐसे कहते हुए आपने किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बहुत कम सुना होगा। सबके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता है कि भूत होते हैं, भूत होते हैं। मेरी जिंदगी का एक फेज ऐसा भी था जहां पर मैं ये सोच रहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब एक मन का वहम है, और मैं शायद अपनी चीजों को पहचान नहीं पाया था। मैंने चीजों को करना तो शुरू करा था पर उसे महसूस करना शुरू नहीं किया था। ये बात है वही करीब 2007 की। मुझे अपनी बुआ के घर जाना था और वहां पर मैंने सुन रखा था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अविश्वसनीय है। दरअसल मेरी उत्सुकता फिर इन चीजों में इतनी बढ़ गई थी कि मैं हर चीज का मजाक बनाने लगा। मुझे लगा कि ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो अर्श है ये अर्श नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं एक आम इंसान, एक ऐसा इंसान था जिसे एग्जॉर्सिज्म या फिर किसी पोजीशन को देखकर हंसी आती थी। हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को बिल्कुल फ्लिप करके रख देती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ भी हुई। मैं अपनी बुआ के घर जा रहा था, शायद वो होली के आसपास का समय था। बस में बैठा था और बार बार यही सोच रहा था कि
भूत वूत कुछ होते नहीं है, ये लोगों के मन का वहम है। और आज मैं उस रास्ते से जरूर जाऊंगा जहां पर भूत हैं। मेरी बुआ ने बताया था कि उनके घर आने का एक ऐसा रास्ता है जहां पर 3 चुड़ैलें हैं, वो वास करती हैं, वो घूमती रहती हैं इधर उधर। मैंने सोचा था कि आज इन 3 चुड़ैलों से बातचीत हो ही जाए, देखते हैं मुझे क्या नुकसान पहुंचाती हैं। थोड़ी देर में मैं सोच ही रहा था कि अचानक से बस रुकती है और मेरा ध्यान ड्राइवर की तरफ जाता है। वो सारे पैसेंजर से कहता है कि अब यहाँ से बस आगे जाएगी नहीं, आप लोगों को उतर के सीधा रास्ता अपनाना है। यदि आप लोग दाएं जाएंगे तो वहां पर चुड़ैल और भूतों का साया है। अगेन मैंने हंस दिया सबके सामने और बोला कि हम खुद भी तो एक भूत हैं। जो बीत जाता है उसे भूत कहते हैं, जो आने वाला है वो भविष्य, और जो प्रेजेंट है वो वर्तमान। किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। सारे के सारे पैसेंजर्स अपना सामान उठाकर सीधे उस रास्ते पर जाने लगे जो प्लेन रास्ता बना हुआ था। एक और रास्ता था, वहां पर लिखा हुआ था कि यहाँ से आगे जाना वर्जित है, अगर आप गए तो जान का जोखिम हो सकता है। अब इस जोखिम को उठाने के लिए तो मैं पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि मुझे भूत जो देखना था मैं निकल गया वहां पर, क्योंकि मुझे भूत जो देखना है। बस से उतरते ही मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने मुझसे बोला कि भाई उस रास्ते पर मत जाना, वहां पर बहुत खतरा है। मैंने उसको कहा कि देखो अगर भूत होते हैं तो मेरे सामने आए, मैं तो चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि आपके पास बीड़ी या सिगरेट है कुछ? मैंने मना किया। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको किसी से मांग के दे सकता हूँ। उसने सहमति भरी और मैंने लाइटर मांगकर उस इंसान को दे दिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा कि भूत होते हैं। मैंने कहा आपके इस भारी आवाज में बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि भूत होते हैं। और अगर आप भूत हैं तो मैंने तो अपनी दादी नानी की कहानियों में सुना है वो आग नहीं पकड़ते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है बीड़ी या सिगरेट से। तो क्या आप भूत हैं? वो आदमी हंस दिया और आगे की ओर चल दिया। अब मेरा रास्ता अकेले का था। मैं वहां से निकला। मुझे एहसास तो पहले होते थे, पर इतनी ज्यादा मुझे समझ नहीं थी कि मैं आखिरकार आत्माओं या फिर इन चीजों को देखूं कैसे, क्योंकि मैंने कभी सामने से देखा नहीं था। आपकी जिंदगी में जब तक आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। मैं आगे थोड़ी दूर तक जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक शायद कोई गांव वाले होंगे जो एक टेंट में वहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनके पास जाता हूं और कहता हूं कि आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? ये तो भूत वाला रास्ता है ना लोगों के हिसाब से। उस परिवार वालों में से एक मेल इंसान कहता है, भैया आप यहाँ आए हैं, आपको भूत दिख रहा है क्या? बात तो सही थी, इंसान थे। मैंने उनको बोला कि क्या आपके पास पानी पीने को है? जैसे ही मैंने ये बात बोली है, वहां करीब 4-5 लोग होंगे, एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे मैंने पता नहीं उनसे क्या मांग लिया हो। अगले ही पल मैं कुछ बोलने वाला होता, उन चारों इंसान ने पानी का ग्लास उठाकर मुझे दे दिया। मैंने कहा कि मैं एक ही ग्लास से पी लूंगा, मुझे इतने सारे ग्लास नहीं चाहिए। वो लोग बिना कुछ बोले मुझे देखते रहे, ऐसे जैसे वो चाहते हो कि मैं चारों का चारों ग्लास पानी पी जाऊं। मैंने जैसे ही एक हाथ से ग्लास में पानी लेकर पिया, बाकी के तीनों लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, ऐसे जैसे वो मुझे मार डालेंगे। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, तो जिस इंसान के हाथ से मैंने ग्लास लिया था वो कहता है कि अरे इनकी आदत है, अगर आप इनसे नहीं लोगे तो ये सब के सब चिल्लाएंगे। मेरे परिवार के 4-5 मेंबर ऐसे ही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं पानी पीकर वहां से जाने लगा तो उन तीनों लोगों ने, जिनका ग्लास मैंने नहीं लिया था, वो तीनों ने एक साथ आवाज लगाकर मुझे रोका। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो क्या देखता हूं कि वो सब अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हैं, लेकिन वो इंसान जो मुझसे बात कर रहा था वो नॉर्मल खड़ा हुआ है। मैं उससे पूछ भी रहा हूं कि आखिरकार ये मुंह पर हाथ क्यों रखे, इनके मुंह से हाथ हटाओ ना अगर ये बुला रहे हैं मुझे तो। वो कहता है कि अरे साहब, ये चारों अपना हाथ नहीं हटाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उनको पूछा भी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप बहन जी ठीक हैं, क्या हो गया? लेकिन वो कुछ मन में ही बदबुदा रहे थे, ऐसे जैसे वो कुछ बहुत तेज बोलना चाह रहे हो, पर उन्होंने अपने फेस पर हाथ रख लिया हो बहुत जोर से। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी पागलों की फैमिली से घिर गया हूँ, तो मैं वहां से फिर से जाने लगा। और द मोमेंट मैंने वहां से एक कदम आगे बढ़ाया है, मुझे ऐसा लगा है कि मेरा पैर किसी कीचड़ में पड़ गया है, किसी एक ऐसी गीली चीज पर पड़ा है जो वहां पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरी रोड सूखी हुई थी। मैं इससे पहले कि नीचे देखता, पीछे से फिर एक आवाज आती है और वो वापस से उन्हीं तीनों लोगों की होती है जो मुझे बुला रहे होते हैं, और इस बार उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो अचानक से मैं क्या देखता हूं कि जो दोनों हाथ से उन्होंने अपने चेहरे को पहले ढक रखा था, अब वो दोनों हाथ उनके पीछे हैं और पैर में उनके घुंघरू बंधे हुए हैं, और वो लोग जोर जोर से अपने बाएं पैर को पटक रहे हैं जमीन पर। मैंने जोर से उनसे पूछा कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल नंब एक्सप्रेशंस थे। ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं थे कि वो मुझे बुलाना चाहते हों,
यदि किसी इंसान के किसी अपने परिजन की मौत हो जाए या फिर वो कोई अपने को खो दे, उसके चेहरे पर जैसे एक्सप्रेशंस होते हैं ठीक वैसे ही एक्सप्रेशंस उसके ऊपर थे। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वो जो चौथा आदमी था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने वापस से उस चौथे आदमी को पूछा कि देखिए भाई, अगर आप मजाक बना रहे हैं तो ये सब काम मत करें, और ये हो क्या रहा है, आपके बाकी के मेंबर एकदम अजीब से हो रहे हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, मर्जी है, तुम भी वैसे ही रहते हो ना जैसे तुम्हारी मर्जी है। दिक्कत तो थी क्योंकि वो बार बार मुझे मेरे ही नाम से बुला रहे थे, मेरी डेस्टिनेशन पर जाने से रोक रहे थे। मैंने यही बोला कि अब दोबारा से आप लोग ये हरकतें मत करना, वरना क्या फायदा, खामखा में मैं पुलिस को बुलाऊंगा यहाँ पर। और जैसे ही मैंने ये बात बोली है, वो तीनों मेंबर जोर जोर से रोने लगे हैं और वो जो बगल वाला इंसान था वो हंसने लगा है। मैंने सोचा कि कहाँ मैं पागलों की टोली में आकर फंस गया हूँ कि इतने में उस चौथे इंसान ने, जो बिल्कुल न्यूट्रल था, जो मेरे से बात कर रहा था, उसने कहा कि अरे तुम भी हंसो, तुम भी हंसो। अक्सर होता यह है कि जब हम पैरानॉर्मल के विषय में जानते नहीं हैं तो हमें जितना दिखता है हम उस पर यकीन करते हैं, पर सुनना भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो शायद मैं अनसुना कर रहा था। इस बार मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें उल्टा सीधा बोला और उसके बाद मैं वापस जाने लगा। और जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे एक अजीब सी आवाज आ रही है, ऐसे जैसे मेरे पैर में कुछ चिपक गया हो या फिर मेरा पैर किसी पानी के कीचड़ में आकर वहां से निकला हो। मेरे जूतों पर कुछ तो लगा हुआ था। मैं आगे चलता जाता हूँ पर वो आवाज खत्म नहीं होती है। जैसे ही मैं अपने जूतों की ओर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जूतों पर किसी ने मांस को चिपका रखा था। ये बहुत ज्यादा अजीब था मेरे लिए। एक मांस का टुकड़ा मेरे जूते पर कैसे चिपक सकता है, और वो भी बहुत ज्यादा अजीब सा हो रखा था। वो बिल्कुल पेस्ट जैसा था, पर वो पेस्ट छूट नहीं रहा था, वो जमीन पर नहीं लग रहा था, वो मेरे जूते पर ही था। मैंने बाहर से कोई लकड़ी लेकर उसको हटाने की कोशिश करी पर वो हटा नहीं वहां से। तो मजबूरन मैंने अपने पैर को रगड़ा जोर जोर से, और जब मैं उसको रगड़ता हूँ तो अचानक से मुझे किसी के रोने की आवाज आती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं थोड़ा दूर निकल आया था। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर एक इंसान है जो बैठकर कुछ खा रहा है। चारों लोग मौजूद नहीं थे वहां पर, बस वही एक इंसान था जो मेरे से ठीक से बात कर रहा था। मुझे लगा हो ना हो ये कुछ न कुछ तो गलत हरकत कर रहा है। अब मेरे मन में एक डर भी आने लगा था कि शायद यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू मी भूत तो होते ही नहीं है ना, फिर ये कैसे। मैंने कहा हो ना हो इस आदमी ने ही कोई हरकत करी है या फिर कुछ तो ऐसा करा है जिससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे फोन के नेटवर्क भी नहीं थे जो मैं किसी को बुला सकूं। मैं सीधा घूमकर उस आदमी के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि ये मेरे पैर में लगा तो लगा कैसे, और हो कौन तुम लोग। वो आदमी कुछ खा रहा था, उसने मेरे से कुछ बोला नहीं। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि उसके सामने 4 और कटोरे रखे हुए थे उसके कटोरे के साथ, पर मेरे हिसाब से तो वहां पर 4 मेंबर थे ना। और देखते ही देखते जैसे ही मैंने ये बात पूछी है कि तुम तो 4 लोग थे, यहाँ पर ये 5वां कटोरा, वो आदमी अपने खाने को छोड़कर सीधा उठता है मेरी तरफ और मेरी तरफ देखते हुए कहता है, लोग नहीं मारा है मेरे बेटे को, तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने तुमने तुम वो ये बोलकर चुप हो जाता है और वापस से खाने लगता है। मैंने उसको पूछा कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा कैसे, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो एकदम दबी सी आवाज में कहता है, मैं नहीं मारा है मेरे बेटे को, मैं नहीं मारा है मेरे बेटे को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूं जो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती है। मैं कुछ और जानने के लिए जैसे ही उसके टेंट के थोड़ा सा अंदर प्रवेश करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि 4 लोगों की फोटो फ्रेम करके मंदिर में रखी हुई है, और वो चारों लोग वही हैं जो अभी कुछ देर पहले जिंदा थे। पर उसमें से एक इंसान अनजान था, उसके वाइफ की फोटो, उसके और 2 बच्चों की फोटो जिन्हें मैं देख चुका था। पर जो फोटो को मैंने नहीं देखा था वो एक करीबन 1-1.5 साल के बच्चे की फोटो रही होगी। उसे देखकर मैं बहुत शॉक हो गया और मैं जैसे ही पीछे पलटता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी रोड के दूसरे कोने में बैठा हुआ है और उसके सामने 4 लाशें रखी हुई हैं जिन पर सफेद चादर उड़ी हुई है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावना था, और वो आदमी एक एक करके हर लाश के पास जाकर रो रहा है।
तो क्या जो मैंने अभी देखा वो एक घटनाक्रम था या फिर वो सच्चाई थी? मैं उस आदमी के पास जैसे ही 2 कदम बढ़ाता हूं, मैं क्या देखता हूं कि एक हवा का झोंका आता है और चारों के मुंह पर ढके हुए वो चादर हट जाते हैं और वो चारों के चारों जो लाश थी वो उन्हीं लोगों की थी जिनकी फोटो अंदर टेंट में लगी हुई थी। पर अजीब बात ये थी कि वो चारों लाशें बोल रही थीं और वो चारों लाशें उस इंसान से कह रही थीं, हमें क्यों मारा, हमें क्यों मारा, हमें क्यों मारा। अब मेरे लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। मैं जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पीछे पीछे कुछ और लोग भी भाग रहे हैं। मैं जरा सा पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वो आदमी समेत वो चारों लाशें जिनके शरीर पर वो सफेद चादर उड़ी हुई थी मेरे पीछे पीछे भागने लगती हैं। हो ना हो अब मुझे लग गया था कि ये जरूर कोई ना कोई सोची समझी साजिश या भूत प्रेत का साया है। वहां से निकलते हुए मैं सीधा अपने गांव की उस सीमा पर पहुंचता हूं जहां मुझे जाना था और उस सीमा पर आने के बाद मैं देखता हूं तो मेरे पीछे कोई नहीं होता, सब कुछ शांत हो गया होता है। थोड़ा आगे जाने पर मुझे मेरे बाबा मिलते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं घर जा रहा हूं उनके बुआ के। मैंने कहा हाँ। ये बाबा बेसिकली बुआ के ससुर थे तो वो मुझे रास्ते में ही मिल गए। उसके बाद मैं रास्ते में जाते जाते उनसे कहता हूँ, बाबा एक बात बताइए कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि भूत है। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो कुछ एक साइको टाइप के परिवार से मेरा पाला पड़ गया था। वो 4 आदमी कोई मरे हुए थे और बड़े अजीब अजीब सी चीजें हुई। वो बाबा हंसने लगते हैं और वो बाबा मुझसे कहते हैं, बेटा, मौत के बाद तो जिंदगी बड़ी अजीब होती है। कौन जिंदा है कौन मर गया है पता ही नहीं चलता। Eight. मैंने उनको पूछा भी कि बाबा आप ऐसी बातें कर रहे हो लेकिन आप मुझे बताओ कि आखिर क्या भूत ये जो लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है या सच में होते हैं? तो बाबा मुझसे समझा कर कहते हैं, आत्माएं शरीर को छोड़ने के बाद इस दुनिया से चली जाती हैं, पर कुछ आत्माएं यहीं रुकती हैं और उनका रुकना बहुत दर्दनाक होता है। जो आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं उन्हें मोक्ष मिल जाता है और जो नहीं जाती हैं वो ऐसे ही जैसे तुमने देखा भटकती रहती हैं। मैंने उन बाबा से पूछा कि आखिर वो लोग जो मुझे मिले थे उस रास्ते में क्या वो जिंदा थे या मर चुके थे? मेरे दिमाग में सवाल बहुत सारे थे, मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उन लोगों को जानते हैं क्योंकि आप तो इसी गांव के आसपास रहते हैं। उन बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, वो मेरा ही कोई अपना दोस्त था, अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने ही परिवार को मार कर खा लिया था। बेचारा गरुड़ पुराण के हिसाब से हमेशा के लिए सड़ेगा। नर्क ही है उसकी एकमात्र जगह। मैंने बाबा से पूछा कि आखिर वो ये नर्क स्वर्ग इन सब कॉन्सेप्ट को इतना मानते क्यों हैं जबकि वो किसी ने देखा नहीं है? क्योंकि ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद ह्यूमन मेड हैं, शायद मरने के बाद की जिंदगी किसी ने ना देखी हो। मैंने बाबा को फिर से बोला कि बाबा क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां मरने के बाद जो आत्माएं हैं वो हमेशा के लिए फंस कर रह जाती हैं, जिन्हें हम शायद भूतों की दुनिया या आत्माओं की दुनिया भी कहते हैं? बाबा ने कहा, मौत और क्या जिंदगी, कुछ लोग वहीं पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाते हैं। हाँ, वो दुनिया होती है, हाँ होती तो है बेटा, पर किसे सच्चाई बताई जाए और किसे कहा जाए कि ये झूठ है। मैं अभी भी बाबा की बातों को बिल्कुल हल्के में ले रहा था क्योंकि मेरे साथ अभी जो हुआ वो मेरे मन का वहम भी हो सकता था। मैं हमेशा ऐसे ही सोचने वालों में से था क्योंकि मेरे लिए एक ऐसी परिभाषा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, जो दिखती तक नहीं है, वो शायद मेरे दिमाग पे किसी भी अवचेतन मन में जा नहीं सकती। और इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अकॉर्डिंग टू मी बाबा, भूत मात्र एक कल्पना है। आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन बस एक
किसी स्पेसिफिक आकार को सोच लेता है और उसके बाद उसी चीज को देखा करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई मर जाता है और वो उससे बहुत प्यार करता है, उसका कोई परिजन, तो अब वो उसे दिखने लगता है क्योंकि उसकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी जो अवचेतन मन है वो एक नॉर्मल फिगर क्रिएट कर देता है और उसके बाद वो उसी इंसान के रूप में उसे कहीं ना कहीं दिखने लगता है। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी अवधारणा नहीं है, ये तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो शायद हम सभी को पता है कहीं ना कहीं। बाबा ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, हो सकता है तुम्हारे पास बेड़ी होगी। अब बीड़ी तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने उस वक्त उस आदमी को वो लाइटर निकाल कर जरूर दिया था। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक लाइटर था पर मैंने दे दिया है एक आदमी को। बाबा मुझसे कहते हैं, तुम अपने बाईं जेब में देखो। मैं हाथ डालकर देखता हूं तो वहां पर सच में एक लाइटर होता है और उसके साथ साथ एक बीड़ी का बंडल भी होता है। मैं उन्हें वो निकाल कर दे देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बस में किसी ने धोखे से रख दिया हो या उसने चोरी के पर्पस पे रख दिया हो। तो मैंने वो बाबा को दे दिया और वो रास्ते भर मेरे साथ सिगरेट पीते हुए चलते रहे। जैसे जैसे घर पास आ रहा था वो मुझे और चीजें बताने लगे। वो मुझे कहने लगे, हर एक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही सजा मिलती है। जो अपनी जिंदगी में जैसा कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है जैसे उस मेरे दोस्त को भुगतना पड़ा। वो आज भी उसी जगह पर फंस कर रह गया है और कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मौत के बाद वैतरणी नदी पार करके मोक्ष की ओर चलने लगते हैं। मैंने कहा कि मैं समझ गया हूँ बाबा, अब घर का रास्ता भी आ गया, चलिए चलते हैं। और उसके बाद मैं और बाबा घर की तरफ चल दिए। घर आने ही वाला था कि बाबा शायद अपने चौपाल पे जाना होगा उनको, जहां पर वो बैठते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, चलो बेटा, अभी मैं चलता हूँ, दोपहर में आके तुमसे मिलूंगा। बुआ को बोलना कि खाना बना कर रखे और इंतजार करें। मैंने कहा ठीक है। मैं इसके बाद सीधा बुआ के घर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बुआ के घर में ताला लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने बुआ को फोन करा तो बुआ रो रही थी। बुआ ने मुझसे कहा कि जितना जल्दी हो सके शमशान घाट आ जाओ। वहाँ का एक फेमस शमशान घाट भी था, तो मैं वहां से सीधा शमशान घाट चला गया। वहां मैं जाकर क्या देखता हूँ कि बाबा की मौत हो चुकी थी। मैंने बुआ से पूछा कि बाबा कब मरे। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले। मैंने कहा पर मैं अभी तो बाबा से मिलकर आया हूं। सारे लोग खामोश थे और मेरे सामने उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा था। उस चिता को अग्नि दी जा रही थी जिस शव से शायद मैं बात करके आया था। नहीं, मैं इसको शायद नहीं कह सकता, मैंने बात करी थी। मैं अपना सर पकड़ के खड़ा ही था कि अचानक से मेरे कान में एक आवाज आई और वो आवाज थी मेरे बाबा की। वो कह रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, मन को कितना भी समझा लो, भूत वूत कुछ नहीं होते। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिन्हें याद कर करके रोंगटे खड़े होते हैं। ये उन्हीं घटनाओं में से एक था मेरा। एग्जॉर्सिज्म तो नहीं था पर मेरे लिए जिंदा भूत देखने से ज्यादा था। ऐसी ही और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भूत प्रेत जिन जिन्नात मुंजा यक्षिणी, इन सब के किस्से हमने बहुत सारे सुने हैं। क्या कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जहां पर किसी एक छोटे से बच्चे ने, जो कि मुंजा भी नहीं है, उसने एक पूरे परिवार को अपना निशाना बना लिया हो? मेरी आज की सच्ची कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। हमने मुंजा के बारे में सुना कि ऐसे ब्राह्मण के बच्चे जो अपने यज्ञोपवीत संस्कार के पहले मर जाते हैं वो मुंजा बनते हैं। मुंजा कहीं पे भी आ जा सकते हैं, अगर आप समझाएं तो शायद वो शांत भी हो सकते हैं। पर यह किस्सा कुछ इन सब से हटके था। ये बात रही होगी करीब सितंबर के आसपास की। मेरे पास एक फोन आता है। उस फोन में एक लड़की मुझसे कह रही होती है कि उसे अपने कमरे में कोई दिख रहा है। मैंने डिटेल में उसके बारे में जानना चाहा और मैंने सबसे पहले पूछा कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसने बताया कि मेरे ही किसी एक दोस्त ने उसे मेरा नंबर दिया। मैंने कंफर्म किया। उसके बाद मैंने उससे वो सारे सवाल पूछे।
उस लड़की ने कहा कि उसे जब वो सो रही होती है तो पंखे पर 3 बच्चे बैठे हुए दिखते हैं। मैं पहले तो शॉक हो गया। पहले मैंने पूछा कि बच्चों का प्रारूप कैसा है, कहीं वो मंजा तो नहीं या कहीं कोई ऐसी एंटिटी तो नहीं जो उसके घर में बेवजह प्रवेश कर गई हो। उस लड़की ने मुझसे कहा कि नहीं, 3 बच्चे हैं और वो तीनों बिल्कुल सफेद हैं ऊपर से नीचे तक। बस उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं जो देखने में बहुत भयानक लग रहे हैं। जिस तरह का प्रारूप वो लड़की बता रही थी, मेरे कुछ समझ में तो आ रहा था कि आखिरकार वो है क्या। जब मैंने उसे और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करी तो उस लड़की ने बताया कि जब वो रात को सोती है तो उसकी एक निश्चित टाइम पर आंखें खुलती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसको लगता है उसके सर के पास वही बच्चे बैठे हुए हैं और उसे घूर रहे हैं। शुरुआती दौर में तो उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा भयानक था ये सब, पर धीरे धीरे उसको आदत हो गई। करीबन 1 साल बीत चुके थे इस बात को और वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल तरीके से बता रही थी कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। डरी तो थी पर उसकी आवाज में एक स्थिरता भी थी। मैंने बाकी के सिम्टम्स पूछे तो उसने कहा कि जब वो खाना अपने कमरे में लाती है तो खाने के कुछ टुकड़े गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिक। मुझे ये कहानी बहुत ज्यादा फिक्शन लग रही थी क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो किसी खाने को ले जाकर खा ले और वहां पर कुछ भी ना हो। मैंने उस लड़की से उसका एड्रेस पूछा और सीधा उसके घर पहुंच गया। वहां जाकर मैं क्या देखता हूं कि उसका कमरा बहुत ही सूना सूना सा है। ऐसा जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग खेल रहे हों या फिर बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हों और अचानक से उस कमरे को छोड़कर चले जाएं। एक अलग ही ऊर्जा होती है फिर ऐसे कमरे में, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव सा लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी चीज की तो कमी है। कमी तो वहां पर थी। मैंने उस लड़की से इजाजत मांगी और उस रात वहां रुकने के लिए उससे कहा। मैं कमरे के बाहर खड़ा हो गया और लड़की के हाथ में एक छोटा सा कलावा बांधा। वो कलावा कमरे के दरवाजे से नीचे होते हुए मेरे हाथ में था और मेरे हाथ में जो कलावा था उसे मैंने एक नारियल से बांध दिया। कहा जाता है कि नारियल में अलग ही दैवी शक्तियां होती हैं। यदि किसी तरह के भूत प्रेत या जन जन्नात आसपास होते हैं तो नारियल अपना रंग बदल देता है या फिर नारियल फूट जाता है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसी ही एक विद्या सिखाई थी तो मैंने उसी विद्या का प्रयोग यहाँ पर किया। उस लड़की को मैंने सोने का इंस्ट्रक्शन दिया और वो थोड़ी देर के बाद शायद सो भी गई क्योंकि मुझे खिड़की से दिख रहा था कि वो सो चुकी है। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि लड़की के हाथ पैर जोर जोर से हिलने लगते हैं, ऐसे जैसे उनके हाथ पैर को कोई पकड़ रहा हो जानबूझ के। ऐसे जैसे लड़की उसको छुड़ाना तो चाह रही हो पर वहां से वो निकल ना पा रही हो। वो जोर जोर से चीखने लगी कि बचाओ मुझे बचाओ। मुझे दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्शियस है पर वो सपने में ये सब कह रही थी। तो क्या ये जो मैं सब देख रहा था ये सब एक सपने की चीजें थी या फिर किसी सपने का भूत था? पर मेरे नारियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी भी तरह की ऊर्जा होती तो एटलीस्ट इस पे फर्क पड़ जाता। उतनी देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरे नारियल से लगा हुआ जो कलावा अंदर की ओर गया है उसे कोई खींच रहा है जोर जोर से। मैंने जब उस लड़की के हाथ पैर की तरफ देखा तो उसके हाथ में तो कलावा था ही नहीं, पर उस कलावे को इतना जोर जोर से खींचा जा रहा था कि मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इसे खींच कौन रहा है। मतलब एक बार तो कलावा इतनी जोर से खींचा गया कि मेरा नारियल मेरे हाथ से छूटते छूटते रह गया। मैं जितनी देर में गेट की तरफ बढ़ता, गेट से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। अब ये आवाजें धीरे धीरे और तेज होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पागलपन की ये कौन सी हद है या फिर इस लड़की के अलावा इस कमरे में आखिर ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरा स्वयं का सिद्ध किया हुआ नारियल भी नहीं पहचान पा रहा है। हो ना हो मुझे लगा कि इसकी जड़ अंदर ही मिलेगी, तो मैंने 2-3 लोगों को बुलाया और उस दरवाजे को तोड़ने के लिए कहा। आप यकीन मानिए कि 3-4 लोग मिलकर भी उस दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे थे। वो दरवाजा पूरी तरीके से हिल तो रहा था पर ऐसा लग रहा था कि अंदर से उसको किसी ने पकड़ रखा है। जिस मोमेंट पर ये सारी चीजें हो रही थी मेरा नारियल का हिलना बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद कोई गुजरती हुई आत्मा रही होगी जो यहाँ से चली गई होगी, पर उसके ठीक बाद जैसे ही लोगों ने दरवाजा तोड़ना रोका है मेरा नारियल फिर से हिलने लगा। और इस बार मुझे लगा कि इस नारियल को छोड़ देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने जैसे ही उस नारियल को छोड़ा वो नारियल मेरे हाथ से छूटकर सीधा उस दरवाजे के निचले हिस्से से होते हुए कमरे के अंदर चला गया। ऐसे जैसे उसको किसी ने बहुत जोर से खींचा हो,
क्योंकि गेट तो नहीं टूटा था, बट गेट का निचला हिस्सा जरूर टूट गया था, उस शेप में जिस शेप का वो नारियल था। किसी की भी उस होल से झांकने की हिम्मत हो नहीं रही थी। मैंने जानबूझकर उस होल से झांका है तो मैं क्या देखता हूं कि एक बच्चा वहां पर उसी होल से झांक रहा है, पर यह बच्चे की शक्ल बहुत अजीब थी। ये बच्चा पूरे सफेद रंग का था, आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और इसकी आंखें काली थी। Eight. आपने अपनी जिंदगी में कई कहानियां सुनी होगी, पर हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। कभी कभी वो एक ऐसा भेद होती है जो हमें आगे आने वाले वक्त का एक संकेत देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसका जिक्र सिर्फ इतिहास और धार्मिक स्क्रिप्चर्स में ही नहीं, बल्कि सीक्रेट सोसाइटीज और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स के बीच भी होता है। ये शहर है संभल। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम स्वरूप, उनका कल की अवतार, इसी जगह जन्म लेगा। यहां से एक नए युग की शुरुआत होगी जिसमें अधर्म का विनाश होगा। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या एक छिपा हुआ राज? बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो संभल सिर्फ एक आम जगह नहीं, बल्कि एक डिवाइन एनर्जी सेंटर है जो किसी एंशिएंट सीक्रेट का हिस्सा हो सकता है। क्या यह एक एस्ट्रोनॉमिकली अलाइंड जगह है जिसमें पुरानी सिविलाइजेशंस के क्लूज छुपे हैं, या फिर यह एक ऐसा हॉटस्पॉट है जिसमें एक सीक्रेट सोसाइटी कल की अवतार के आने का इंतजार कर रही है? हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट रियांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट। वी टेल यू थिंग्स यू आर नॉट सपोज्ड टू नो अबाउट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द मिस्ट्री ऑफ संभल। क्या यहां कल की अवतार की प्रेडिक्शन सच होने वाली है? क्या यह एक एंशिएंट डिवाइन सिटी का पार्ट है, या यहां कोई गुप्त ताकत सीक्रेट प्लानिंग कर रही है? अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सारे राज जान चुके हैं तो रुकिए, संभल की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक बड़ी तबाही और नई शुरुआत की भविष्यवाणी भी सामने वैसे आ रही है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आएंगे और उनका जन्म संभल नामक जगह पर होगा। यह सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसी बात है जो वेदों, पुराणों और विष्णु सहस्त्रनामा जैसे धार्मिक टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कल की अवतार सिर्फ एक दिव्य आगमन नहीं होगा, बल्कि एक आखिरी युद्ध का आगाज होगा। यह एक ऐसा समय होगा जब अधर्म अपनी सीमा तक पहुंच चुका होगा, असुर शक्तियां पृथ्वी पर राज कर रही होंगी और इंसानियत अपने अंतिम मोड़ पर होगी। अब सवाल यह उठता है, क्या संभल सिर्फ एक सिंबॉलिक जगह है या सच में एक डिवाइन बैटलफील्ड जिसमें एक आखिरी युद्ध होने वाला है? कुछ लोग मानते हैं कि संभल सिर्फ एक स्पिरिचुअल जगह नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य से भरा लैंड है जिसमें एक हिडन डिवाइन एनर्जी है। क्या यह एक ऐसी एस्ट्रल एनर्जी वॉर्टेक्स है जो महामारी, युद्ध और विनाश के टाइम पर एक्टिवेट होती है? कहीं ना कहीं यह थियरी इस बात को सपोर्ट करती है कि दुनिया भर के एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी एक अंतिम युद्ध का या एंड ऑफ द वर्ल्ड बैटल का जिक्र करती है, चाहे वो नॉर्स माइथोलॉजी का रैग्नारॉक हो, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स का आर्मागेडन हो, या हिंदू धर्म का कल की अवतार और संभल की भविष्यवाणी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि संभल सिर्फ एक सिंबॉलिक लोकेशन नहीं, बल्कि एक एग्जैक्ट जगह है जिसमें कुछ लोगों को डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार है। क्या यह एक एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी है जो एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है, या फिर एक ऐसी पावर जो समय के साथ जाग रही है?
एक और इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी यह है कि कल की अवतार का आना एक पुरानी भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक सीक्रेट ग्रुप का एक प्लान्ड इवेंट हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया के कुछ पावरफुल लोग इस जगह को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और जब टाइम सही होगा एक ऐसी शक्ति सामने आएगी जो नए युग की शुरुआत करेगी। क्या यह एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल बैटल होगा? क्या यहां किसी एडवांस रेस का इंटरवेंशन होगा? या फिर यह सिर्फ एक विश्वास है जो सिर्फ धार्मिक और मान्यताओं तक सीमित है? संभल का राज अब तक सुलझा नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे ये एक मान्यता हो या एक सच्चाई, ये थियरी लोगों को एक बड़े डिवाइन इंटरवेंशन और एक नए युग की उम्मीद देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक नए युग की शुरुआत होगी या एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुनिया एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी? संभल का राज सिर्फ हिंदू धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। एक और बड़ी चौंकाने वाली थियरी यह कहती है कि संभल का संबंध एक और एंशिएंट मिथिकल सिविलाइजेशन से है, शंभाला। शंभाला जिसे तिब्बतन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक डिवाइन सिटी कहा गया है, एक ऐसी जगह है जो सिर्फ पवित्र और ज्ञान से भरपूर लोगों को दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक हिडन रेल्म है जो हिमालयस के अंदर या किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में छुपा है। कहीं ना कहीं यह थियरी इस बात को सपोर्ट करती है कि कल की अवतार का संबंध सिर्फ धार्मिक भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि एक लॉस्ट सिविलाइजेशन से भी हो सकता है। तो अगर शंभाला एक रियल जगह है, तो क्या संभल भी उसका एक डोरवे हो सकता है? मे बी संभल और शंभाला एक ही जगह के अलग अलग नाम हो। शायद पुराने समय में यह जगह किसी बड़े एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा थी, जिसका ज्ञान और टेक्नोलॉजी इतना आगे था कि लोगों ने उन्हें देवता समझ लिया। यह भी कहा जाता है कि शंभाला के लोगों ने अपनी सिटी को दुनिया की नजरों से छुपा दिया और सिर्फ एक डिवाइन समय पर ही वो वापस आएंगे। क्या कल की अवतार का आना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की वापसी का एक सिग्नल है? कुछ हिस्टोरियंस और स्पिरिचुअल थिंकर्स ये भी मानते हैं कि हिंदू और बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक ही जगह की कहानी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। बुद्ध धर्म के अनुसार शंभाला एक सीक्रेट किंगडम है जिसमें एक आखिरी युद्ध होगा जहां बुराई और अंधकार की समाप्ति होगी। यह थियरी हिंदू धर्म की कल की अवतार और संभल वाली कहानी से मिलती है। एक और थियरी यह भी कहती है कि शंभाला सिर्फ एक लॉस्ट सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी एडवांस सोसाइटी थी जो किसी वजह से दुनिया के सामने नहीं आई। क्या ये लोग हिमालयास के अंदर छुपे हुए हैं? क्या ये एक पैरेलल डायमेंशन है जिसमें सिर्फ कुछ लोग जा सकते हैं? या फिर क्या ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर का ज्ञान और एंशिएंट सीक्रेट्स छुपे हैं? कुछ ओकल्ट रिसर्चर्स का कहना है कि भारत के पुराने सिद्ध योगी और तिब्बतन मॉन्क्स शंभाला का ज्ञान रखते हैं, लेकिन इसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटीज जैसे फ्री मेसन्स या इल्यूमिनाटी इस जगह को ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि संभल सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि एक डोरवे है, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ छूने गए लोग ही पार कर सकते हैं। लेकिन यह डोरवे कहां जाता है? एक ऑल्टरनेट डायमेंशन, एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन? जब तक इस बात का प्रूफ नहीं मिलता, तब तक यह एक थियरी और एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, संभल और शंभाला का राज आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक है। संभल सिर्फ एक हिस्टोरिकल या स्पिरिचुअल जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी लोकेशन हो सकती है जो पुराने समय से एक कॉस्मिक अलाइनमेंट का हिस्सा है। कुछ थियरिस्ट्स का मानना है कि यह जगह एक एंशिएंट एनर्जी ग्रिड का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट हो सकती है, जहां प्राकृतिक और सेलेस्टियल एनर्जीज कन्वर्ज होती है। अगर हम दुनिया भर के पुराने सिविलाइजेशंस को देखें तो हमें यह समझ आता है कि बहुत सारी सीक्रेट लोकेशंस जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, मचू पिच्चू और अंकोर वाट
एक स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के मुताबिक बनाए गए थे। ये सिर्फ आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस नहीं थी, बल्कि एक ज्योमेट्रिक और कॉस्मिक प्लानिंग का हिस्सा भी थी। क्या संभल भी एक ऐसी ही एडवांस सिविलाइजेशन की नॉलेज का रिजल्ट हो सकता है? एक थियरी यह कहती है कि पूरी दुनिया एक इनविजिबल एनर्जी ग्रिड से कनेक्टेड है, जिसे ले लाइंस कहा जाता है। ये अनसीन लाइंस है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट्स के साथ अलाइन होती है। अगर हम हिंदू धार्मिक टेक्स्ट को देखें तो प्राचीन भारत के कई मंदिर और धार्मिक स्थल एक स्पेसिफिक पैटर्न और ग्रिड के अकॉर्डिंग अलाइंड है। संभल का मेंशन भी एक डिवाइन प्रोफेसी से होता है, जो इस बात को सपोर्ट करता है कि यह जगह सिर्फ एक रैंडम लोकेशन नहीं, बल्कि एक प्रिसाइज एनर्जी सेंटर हो सकती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि संभल का कनेक्शन एक ऐसे एंशिएंट नॉलेज से हो सकता है जो लॉस्ट हो चुका है। एक ऐसी नॉलेज जो प्राकृतिक एनर्जी सोर्सेस और कॉस्मिक अलाइनमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। भगवद गीता और पुराने वैदिक टेक्स्ट्स ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ तीर्थ स्थल ऐसे होते हैं जहां स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। संभल भी एक ऐसी ही जगह हो सकता है जहां एंशिएंट सेजेस और ऋषियों ने एक डिवाइन कनेक्शन एस्टैब्लिश किया हो। तो दोस्तों, आज हमें यह समझ आया है कि संभल की मिस्ट्री धर्म, एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मिक साइंस से जुड़ी हुई है। व्हाट अ कॉम्बो! क्या यह कल की अवतार का आगमन स्थल होगा? क्या यह एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का एंशिएंट गेटवे है? या फिर यह एक इनविजिबल एनर्जी ग्रिड का एक क्रूशियल पॉइंट है जिसमें एक डिवाइन सीक्रेट छुपा है? इतिहास और माइथोलॉजी के बीच का ये जो ब्लर्ड लाइन है, वहीं से कॉन्स्पिरेसीज जन्म लेती हैं। क्या ये सिर्फ धार्मिक विश्वास है या सच में एक हायर इंटेलिजेंस का प्रूफ? ये हम तभी जान पाएंगे जब पुराने राज खुलेंगे, नई रिसर्च होगी और हमें नए क्लूज मिलेंगे। लेकिन जब तक ये रहस्य सॉल्व नहीं होता, तब तक संभल एक ऐसी जगह बनी रहेगी जो दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में शामिल है। एक जगह जिसमें शायद हमें हमारी ओरिजिन्स का, हमारी रियलिटी का और शायद फ्यूचर का भी कोई बड़ा हिंट मिल सकता है। अगर आपको यह एपिसोड इंट्रीगिंग लगा तो हमें जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या संभल एक डिवाइन प्रोफेसी का हिस्सा है या फिर यह सिर्फ एक माइथोलॉजिकल नैरेटिव है जो टाइम के साथ बढ़ता गया? और अगर आप ऐसे ही मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो अगली बार एक नए रहस्य के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सच और अफवाह के बीच की लकीर को पहचानने की कोशिश करते रहिए। Eight. जैसे ही उस बच्चे ने मुझे देखा, वो एकदम से पीछे हो गया। एक ऐसा कमरा जिसके अंदर एक पीड़ित इंसान है, पीड़ित लड़की है और वो शायद किसी आत्मा के जरिए घिरी हुई है। उस गेट को कोई तोड़ भी नहीं पा रहा है। पता नहीं किसी के दिमाग में कुछ सूझा तो किसी ने बाहर से उस गेट के अंदर पानी फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद जैसे कहीं पर पानी भर जाता है और उसके बाद उस पर चलते हैं ना, ठीक वैसी ही आवाज बार बार आने लगी। ऐसा जैसे बहुत सारे लोग उस पानी पर चल रहे हों या शायद उस पानी पर कूद रहे हों एक तरीके से। जितनी देर में हम लोग ये सब सोच पाते, अचानक से पास ही खड़े एक इंसान ने कहा, अरे भैया भैया खिड़की से, खिड़की। वो हमें खिड़की की तरफ बुला रहा था। जैसे ही हम खिड़की की तरफ गए, हमने देखा कि वहां पर वो लड़की है ही नहीं। तो लड़की है कहां पर आखिर? जितना उस खिड़की से दिख पा रहा था, मुझे उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं दिखा। थोड़ा और ज्यादा गौर से देखने पर बेड के साइड में ही एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, जिसमें लगे हुए शीशे का प्रतिबिंब सामने लगे गेट पर था, जिस गेट को हम तोड़ रहे थे। जब मैंने उस शीशे की तरफ नजर करी तो मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और उसके कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था। थोड़ा और गौर से देखने पर उसके दाहिने पैर को एक बच्चे ने जकड़ रखा था, बाएं कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था
और उसके पेट को पकड़कर एक और बच्चा लटका हुआ था। 3 बच्चे उसके ऊपर इस कदर चढ़े हुए थे जैसे वो उसको खा जाएंगे पूरी तरीके से, और वो बच्चे हंसे जा रहे थे। लड़की आईने में देखकर लगातार रोए जा रही थी, ऐसे जैसे मानो वो मुझसे किसी तरीके की मदद मांग रही हो। और वो तीनों बच्चे हंसते हुए आईने में मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उस लड़की की कोई भी मदद नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। अक्सर ऐसी आत्माएं बहुत सामने से चैलेंज करती हैं आपको। मेरी नजर में उस दिन मैं किसी ऐसी आत्मा से जरूर भिड़ा था जो मेरी सोच और समझ के परे थी। हो न हो मुझे लगा था कि मुझे अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। मैं उसी गेट के सामने बैठ गया जहां पर वो नारियल टूटा हुआ था। गेट के सामने बैठने के बाद मैंने सभी को ये बोल दिया कि कोई भी इंसान यहाँ से जाएगा नहीं, और जितने भी लोग हैं सभी के सभी भैरव मुद्रा बनाकर मेरे पास खड़े रहेंगे। दरअसल ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपके पीछे कुछ ऊर्जाएं होती हैं, जो आपके किसी भूत प्रेत से लड़ने में सहायक होती हैं। तो मैंने उन आदमियों को खड़ा कर दिया और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर चैनलाइज करा। मैंने गुरु का ध्यान करा तो मुझे पता चला कि इस तरह की आत्माएं या फिर इस तरह के बच्चे जो 10 साल से पहले मर जाते हैं, शास्त्रों के अनुसार उन्हें हम कच्चा कलवा कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुंजा तो एक बार को आपको बख्श भी सकता है अगर उसे दया आ गई तो, पर कच्चे कलवे अगर लग जाएं तो ये तुम्हें कभी भी बख्शेंगे नहीं, और हमेशा ये तुम्हारे साथ रहेंगे। ये कभी भी अकेले नहीं लगते, इनका एक पूरा झुंड आता है और उसके बाद वो उस इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। मैंने जैसे ही ये सारी चीजों को जाना, मैंने वहां पर दिग्बंधन की प्रक्रिया करना शुरू कर दिया। अपनी आंखों को बंद करा और उसके बाद मंत्रोजाप शुरू करा। मुझे लगा कि शायद मेरे मंत्रोजाप से उस लड़की को कोई इफेक्ट पड़ जाए, शायद वो लड़की ठीक हो जाए। पर जैसे जैसे मैं मंत्रोजाप कर रहा था, अंदर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज और उन बच्चों के हंसने की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। चूंकि मैं उस छोटे से होल के सामने बैठा था जो उस दरवाजे के नीचे हुआ था, तो मैं साफ देख सकता था कि अंदर कोई लड़की खड़ी हुई है जिसका पैर पकड़कर कोई बच्चा बैठा हुआ है। मेरे मंत्रोच्चारण और बढ़े तो मैं क्या देखता हूँ कि वो तीनों बच्चे एक एक करके उस होल के पास आते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे थे कि जो मैंने शायद कभी अपनी जिंदगी में सुनी ही ना थी, ताकि मेरे मंत्रोच्चारण पूरी तरीके से भंग हो पाए और मैं किसी भी तरीके से उन तक पहुंच ना पाऊं। कम से कम मेरे 1000 जप के बाद अचानक से उस दरवाजे की कुंडी खुलती है। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, मुझे पता था। मुझे लगा था कि आज मैं इन सारे कच्चे कलवों को पकड़कर अपने साथ ले ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने किया भी वही। जैसे ही दरवाजा खुला, वो लड़की मेरे सामने एकदम गिर गई। मैंने जल्दी से उसे कपड़े उठाए और नीचे से 2 औरतों को बुलाकर उसे उसके बेड पर लेटा दिया। अब यहां से शुरू होती है मेरी वो प्रक्रिया जहां पर मैं कच्चे कलमों को बांधने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 4 पानी वाले नारियल, 10 मीटर सूत का धागा, लाल चंदन, हल्दी और कुछ राई मंगवाई। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कच्चे कलमों को पकड़ सकते हैं। बस मेरा एक प्रयास था कि इस बच्ची को कुछ ना हो। साथ ही साथ मैंने 3 अलग अलग जंतुओं को भी मंगवाया, एक मुर्गा, एक उल्लू और एक खरगोश। आत्मा बंधन की इस प्रक्रिया में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तीनों आत्माओं को कैद करके इन्हीं जंतुओं के अंदर लगाकर किसी जंगल में छोड़ दूं, और जब इन जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी तो इन लोगों को मोक्ष अपने आप धारण हो जाएगा। मैंने वही प्रक्रिया करी। मैंने बेड के चारों कोनों में 4 पानी वाले नारियल लगा दिए और उसे सूत के धागे से इस तरीके से बांधा कि बेड का एक पाया से दूसरा पाया, फिर दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, फिर चौथे से फिर पहला। इस तरह से मैंने सूत के धागों को बांधना शुरू करा तो एक बैरिकेडिंग लग गई, अगर आप आम भाषा में समझें। दरअसल ये एक सुरक्षा की प्रक्रिया होती है। सूत के धागे में बहुत ताकत होती है। उस सूत के धागे के ऊपर मैंने लाल चंदन गिराया और लाल चंदन गिराने के पश्चात उस पर हल्दी लगाई। प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी, मंत्रोच्चारण भी शुरू हो चुके थे। अब चूंकि मैं इस कमरे में अंदर था और मैंने गेट को बंद कर दिया था, थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि बाहर जितने लोग खड़े थे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल।
खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, खोल, खोल दरवाजा खोल। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी कि दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। बाहर खड़े सारे इंसान पोजेस हो चुके थे। जरा इमेजिन करिए कि आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां पर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता और बाहर सारे लोग पोजेस हैं और आप अंदर उसी आत्मा को बांधने की प्रक्रिया कर रहे हैं जो आत्मा आपको कमरे के अंदर बैठाल कर मंत्रोच्चारण करवा रही है। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण हो रहे थे वैसे वैसे ये आवाजें और तेज होने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो चारों के चारों नारियल जो बेड के चारों कोनों में रखे हुए थे एक साथ एक एक करके फूट गए। उसके कुछ टुकड़े मेरे सर पर भी आके लगे जिससे मुझे जख्म हो गया बहुत गहरा, पर फिर भी मैं वहीं पर बैठा रहा। प्रक्रिया के खत्म होते होते अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की जो सूत के धागों के बने एक घेरे के अंदर थी वो अचानक से उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो उस धागे को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस कभी कभी आपके गुरु के दिए हुए आशीर्वाद इतने ज्यादा प्रबल होते हैं कि आत्माएं कुछ भी कर लें उसको तोड़ नहीं पाती। इसके साथ भी वही हुआ। इसने वो सारा लगा हुआ चंदन अपने मुंह पर लगा लिया और थोड़ी देर के बाद ये लड़की बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होते ही अचानक से वो तीनों जंतु जो मेरे पास थे एक पोटली के अंदर वो तीनों के तीनों अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगे अपनी आवाज में। मैंने उस पोटली को और ज्यादा टाइट करा और सीधा वहां से लेकर उसे निकल गया एक जंगल की ओर। जंगल में जाते हुए मुझे लग रहा था कि शायद वो तीनों आत्माएं मेरा पीछा करें, पर उन तीनों आत्माओं को तो मैंने बांध दिया था। धीरे धीरे मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। सबसे बड़ा टास्क अब यह था कि इन तीनों जानवरों को छोड़ें कैसे, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो ये मेरे ऊपर हमला करेंगे। मैंने मुर्गे और खरगोश को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर कई सारे जंगली जानवर शेर और बाघ घूमते थे, ताकि जैसे ही मैं इनको छोड़ूं उन्हें इनकी महक लगे और वो लोग इन्हें खा जाए। रही बात उल्लू की, तो उल्लू को मैंने किसी ऐसे क्षेत्र में छोड़ा जहां पर चील और बाजों का साया था, लेकिन उसको छोड़ने के लिए बहुत सारी तरकीबें लगानी पड़ी। मैंने पहले मुर्गे और खरगोश को तो छोड़ दिया, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ जंगल के आया जहां पर चील और बाजों का साया था, वहां पर आकर मैं क्या देखता हूं कि उस उल्लू के लिए बहुत सारे अलग अलग उल्लू की आवाज आने लगी, क्योंकि उल्लू रात में सक्रिय हो जाते हैं। मैंने पूरी रात उस जंगल में बिताई उस कच्चे कलवे के साथ। चूंकि मैंने उनके समूह को अलग कर दिया था, इसलिए वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। सुबह के करीब 5:35 हुए और मैंने उस उल्लू को छोड़ दिया जिसे दिखना बंद हो चुका था, और उस जंगल से काफी दूर निकल आया। इस लड़की से मैंने हर रोज हनुमान चालीसा और शिव स्तुति करने का आग्रह किया, कम से कम 6 महीना, ताकि उसके शरीर की ऊर्जाएं नियंत्रित हो सके, और कहा कि अगर हो सके तो एक ज्योतिर्लिंग भी होकर आ जाए, जिससे उसके हो रहे कष्टों को थोड़ी राहत मिल सके। इसके बाद मैं वहां से जाने लगा। जाते जाते मेरे कान में कुछ आवाज आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की मुझे अभी भी घूर रही थी। मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल है। शायद ये मेरे दिमाग में रह गया होगा कि वो कच्चे कलवे आज भी कहीं मेरे आसपास ही घूमते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ घटनाएं बड़ी अजीब होती हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देती हैं। कच्चे कलवों के बारे में जब मैंने सबसे पहले जाना तो मेरे होश कुछ इसी तरीके से उड़े हुए थे। इस तरह की और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। जल्द मिलेंगे एक और नई घटना के साथ। पैरानॉर्मल दुनिया में कभी कभी मैं इतना खो जाता हूं कि आम जिंदगी में आने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि अब बस लोगों को ठीक करें और जैसे तैसे हो सके जितने भी पोजीशन या फिर ऐसे केसेस हैं जो लोग भूत प्रेत की समस्याओं से उलझ रहे हैं उन्हें सॉल्व करें। मैं आप लोगों को आज एक किस्सा बताना चाहता हूँ। ये करीब आज से 10-12 साल पहले का होगा। मेरा कॉलेज था और मैं कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर भी रहता था। अचानक से इंडस्ट्री का कीड़ा जागा। मैंने सोचा कि क्यों ना मुंबई हो लेते हैं, सबसे बेस्ट जगह है। अच्छा, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त वहां पर थे भी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वहां जाना शायद बहुत आसान है। मुझे एक बहुत बड़ा वर्क मिला वॉइस ओवर का, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसे कर लेता हूँ। साथ साथ ये पैरानॉर्मल जो भी चीज थी ये चलती रहती अपने आप। उस वक्त मेरा पैरानॉर्मल में रुझान बहुत ज्यादा था।
दीक्षा हो रही थी तो मुझे पता था, पर इतना ज्यादा गहराई में नहीं पता था। मैंने अपने दोस्त सूरज को फोन करा और बोला कि मैं मुंबई आ रहा हूँ यार, और 1 महीने बाद प्लस मेरा रहने का इंतजाम करा देना, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर रहना खाना बहुत मुश्किल है। उसने भी हाँ बोला और उसके करीब 1 महीने के बाद मैं मुंबई चला गया। वहां जाकर मैंने दोस्त को फोन करा, वो मुझे लेने आता है। अच्छा, जब आप कभी मुंबई जाएंगे तो मुंबई की लाइफ बड़ी खतरनाक होती है। आप देखेंगे तो वहां पर कई सारे सपने दबे होते हैं, कई सारे घर जो होते हैं खुशहाल होकर भी सूने होते हैं। पैरानॉर्मल केस होड़ में मैंने सोचा कि मुंबई में मुझे 2-3 केसेस ही मिल जाएंगे, इसी बहाने कुछ और बातें हो जाएंगी। मैं सूरज के यहाँ गया और वो बहुत ही अजीब सी हालत में रह रहा था, अकेले रहता था वो। तो उसने बोला कि एक छोटा सा कमरा है भाई और ज्यादा पानी भी नहीं आता है, तो कम यूज करना। मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि एक अलग शहर में, वो भी अगर मुंबई जैसा शहर हो, तो वहां पर तो बोझ बनना लाजमी सी बात है। मैं उसके यहाँ रुका और सीधे मैं चला गया अपने काम पर। वापस आते समय मैंने अपने दोस्त को फोन करा, पर उसने फोन उठाया नहीं। तो मैं सोचा कि मैं पैदल ही चल देता हूँ। मैं मुंबई की सड़कों पर जब जा रहा था तो एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। वहां पर मुझे एक छोटा सा बच्चा आकर कहता है कि भैया आप मत जाओ। मैंने उसको पूछा भी कि कहाँ ना जाओ। वो कहता है कि आप कानपुर वापस चले जाओ। पहली बात कि वो कैसे जानता था कि मैं अपने शहर से हूँ। दूसरा कि वो मुझे कहाँ जाने के लिए मना कर रहा था। मैं तो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। उसको इग्नोर करके मैं आगे बढ़ता हूँ तो थोड़े कदम चलने के बाद अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा है। पास में जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक बूढ़ी दादी का एक्सीडेंट हो रखा है। कोई भी उन्हें उठा नहीं रहा है। एक तो ये सबसे बड़ी अजीब सी चीज होती है, हमारे आसपास जब कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो कोई उस पर एक्शन नहीं लेता। मैंने उन दादी को उठाया और हॉस्पिटल तक लेकर गया। वो दादी ने मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाओ। पता नहीं क्यों मुंबई मुझे अपने घर वापस आने के लिए बोल रही थी। ये मेरे लिए भी बड़ा ताजुब की बात थी कि आखिर हर इंसान मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है। खैर मुझे काम मिल गया, बहुत अच्छा सा काम था। थोड़े दिन के लिए तो मुझे चलाना ही था। मैंने अपने दोस्त से बोला कि मैं कुछ दिन क्या यहाँ पर रुक सकता हूँ। उसने भी हामी भर दी। मेरे दोस्त की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो सिगरेट पीता रहता था। तो जब वो मेरे सामने सिगरेट पी रहा था तो मैंने उससे कहा कि भाई इतना मत पियो, इंसान को कैंसर हो सकता है, इंसान मर भी सकता है। तो मेरा दोस्त हंसता है, कहता है कि यार ये क्या बातें हैं, मरना जीना ये सब तो बकवास है। खैर 2 दिन बाद मुझे वापस जाना था घर अपने कुछ सामान को लेने। तो मैंने उससे कहा कि मैं घर निकलता हूँ, बस मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर दो अगर हो पाए तो। उसने बोला कि किस स्टेशन से तुम्हारी ट्रेन है। मैंने उसको बताया कि मुंबई के मेन स्टेशन से मेरी ट्रेन है। तो वो कहता है कि क्या वो मुझे लोकल ड्रॉप कर दे, क्योंकि उसके आगे वो जा नहीं सकता। मैं मान गया था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं लोकल तक ही चल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि लोकल सिर्फ 10 बजे तक चलती है, अगर उससे लेट हुआ तो तुम्हें शायद रात भर वहीं रुकना पड़ेगा, या तो तुम पैदल आ सकते हो तो आ जाना, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आते हैं वहां पर। मैं सोचने लगा कि यार मैं क्यों जा रहा हूं, मैं कैब कर लेता हूं, वो ज्यादा सही है। पर इतनी देर में वो रेडी हो चुका था। उसके साथ बैठकर मैं उस जगह पर जा रहा था तो उसने मुझसे कहा, अरे अर्ज भाई, वो जो जगह है ना यार, थोड़ी सी हॉन्टेड है यार। उस जासी मच करते हैं लोग बोलते हैं कि उधर पे कोई भूत है। ऐसा भूत होता है क्या? तेरे को क्या लगता है भाई? मैंने उसको बोला कि भूत होते हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आपको दिखते भी हैं कई बार। मैं जैसे ही ये बोलता हूँ अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा सुअर आके खड़ा हो जाता है और उसे गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। सबसे अजीब सी चीज ये थी कि वो सुअर वहीं का वहीं खड़ा था, वो हिल भी नहीं रहा था। हम लोग उसे भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं पर वो जा नहीं रहा है, ऐसे जैसे वो आंखों में आंखें डालकर घूरे जा रहा था। मैंने उसको बोला कि यहाँ से साइड में निकाल लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, उसे खड़ा रहने दो। जैसे ही उसने गाड़ी साइड में करी, हम क्या देखते हैं कि एक कुत्ते की लाश जमीन पर पड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत में। मैंने अपने दोस्त को बोला भी कि इतनी बुरी तरीके से किसी जानवर को किसने मारा होगा। तो मेरा दोस्त कहता है शायद इसी जंगली सुअर ने मारा होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल तो थे, पर शायद उस वक्त जल्दी की वजह से मैं कर नहीं पाया। पर एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ। जैसे ही हम गाड़ी आगे चला रहे थे, मेरा दोस्त पलट के पीछे देखने लगा उस जंगली सुअर या फिर उस कुत्ते की लाश को। मैंने उसको बोला भी कि आगे देखकर चलाओ, गाड़ी तुम चला रहे हो, मैं नहीं चला रहा। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी ही रही। मैंने जानबूझकर उसे एक
जोर से हिलाया और बोला कि आप आगे देखो ना, तुम क्या कर रहे हो। उसको शायद होश नहीं था या वो किसी एक ट्रांस में चला गया था, आई डोंट नो। इसके बाद मेरा दोस्त आगे गाड़ी चलाता रहा और हमारी बात होती रही कुछ ना कुछ। मेरे दोस्त ने बताया कि जिस लोकल स्टेशन पे मैं जा रहा हूं वो जगह हॉन्टेड है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके अपने दोस्त अपने नेचर के विपरीत बोलने लगते हैं तो आप बार बार ये सोचने लगते हैं कि वो वही हैं या फिर कोई और है। ऐसा ही हुआ मेरे दोस्त के साथ भी, जब उसने मुझे बताया कि जिस लोकल स्टेशन पे वो मुझे ले जा रहा है वो स्टेशन हॉन्टेड है। मेरी थोड़ी सी हंसी भी निकली, पर दोबारा मैंने सोचा कि वो इतना सीरियस होकर कभी बोलता नहीं है। आज उसने ये बात कही है। मैं उसको पूछा भी कि भाई तुम हॉन्टेड और इन सब चीजों में कब से मानने लगे? तो वो मुझसे कहता है, अरे अर्श भाई वहां पे देख, मैं तेरे को बताता है, वहां पे ना 5-6 मर्डर हो चुका है आज से 1-2 महीना पहले। तू समझ, वो जगह हॉन्टेड है भाई। मैं उसकी बात सुन के केवल हंस रहा था क्योंकि मुझे किसी भी तरह का सुपर नेचुरल फील हो नहीं रहा था। इसके बाद गाड़ी सीधे उस लोकल स्टेशन के बाहर रुकती है जहां से मुझे लोकल पकड़ के सीधा अपने मुंबई स्टेशन पे जाना था। उसे जल्दी थी तो मेरा दोस्त वहां से चला गया। मैं काफी देर वहां खड़ा रहा पर कोई लोकल आई नहीं। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स करा नहीं। 11 बज चुके थे, मुझे लगा कि शायद 10 बजे के बाद लोकल बंद हो जाती है, पर अगर 10 बजे के बाद लोकल बंद हो जाती है तो मेरे दोस्त ने इतनी लेट मुझे छोड़ा क्यों? और वो जंगली सुअर, वो कुत्ता, उसको देखने के पीछे इतना पागल क्यों हो गया था? खैर मेरे मन में सवाल थे, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं आराम से बैठ गया। अब चूंकि ठंड का मौसम था तो धुंध थोड़ी ज्यादा हो रही थी। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि सामने से एक परिवार आ रहा है। मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि एटलीस्ट चलो ये लोग तो आ रहे हैं, मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, इनसे रास्ता पूछ लूंगा कि कैसे मुंबई स्टेशन जाना है। वो लोग आए और मैंने उनसे तुरंत पूछा, अरे भाई साहब ये मुंबई सेंट्रल कैसे जाना होगा? यहाँ से यहाँ पर कोई ट्रेन आने वाली है या फिर हमें यहाँ से कैब करनी होगी? क्योंकि कोई कैब भी नहीं मिल रही है, नेटवर्क भी नहीं है फोन में। सामने उस परिवार में एक आदमी, उसकी औरत और एक बच्चा था। वो आदमी मुझसे कहता है, आप जा नहीं पाएंगे, वहां पे बड़ा दूर है वो, और शायद अब लोकल भी नहीं आएगी, तो अब आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हम भी उसी लिए परेशान हैं, हम भी रुक रहे हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, इसी बहाने एक कंपेनियन भी मिल गया है और आदमी भी ठीक लग रहे थे, तो वो मेरे पास ही बैठ गए। थोड़ी देर में एक और बूढ़ा आदमी आता है और वो मुझसे पूछता है, बेटा ये लोकल कब आएगी? मैंने उन आदमी को बोला कि बाबा आप बैठ जाइए, लोकल अभी थोड़ी देर में आएगी, नहीं तो कल सुबह आएगी। आज रात हमें ऐसे ही काटना होगा। वो बिना कुछ बोले मेरे बगल में आके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बगल में जो उस परिवार के साथ आया बच्चा था वो बैठकर जोर जोर से मेरा नाम पुकारने लगता है। वो कहता है कि अर्श भैया, अर्श भैया, अर्श भैया, अर्श भैया। उसकी आवाज बहुत ज्यादा अजीब थी, वो मुझे नॉर्मल आवाज लग ही नहीं रही थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें बहुत ज्यादा खून में लथपथ थी। मेरा दिल बैठ गया जैसे ही मैंने उसको देखा। मैं अपनी जगह से थोड़ा सा उठा तो अचानक से मेरा शरीर किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। मेरे सर में बहुत तेज चोट लगी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जैसे ही मैं पलट कर देखता हूं, मैं क्या देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने बहुत ज्यादा धुंधलापन छा गया है। अचानक से सारी चीजें होने लगी और ये मेरे लिए इस दुनिया का सबसे ज्यादा भयानक नजारा था जो मैंने इसके बाद देखा। मैं क्या देखता हूँ कि सामने कुछ गाड़ियां आ रही हैं, शायद उसमें कोई नकाबपोश इंसान है और ये परिवार वाले वहीं बैठे हुए हैं। मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत बुरा ऐसा लग रहा था, किसी ने जकड़ रखा है या मेरी आंखों को, मेरे हाथ को किसी ने ढक रखा है बहुत गंदे तरीके से। उसमें मैं छोटा छोटा जितना देख पा रहा था मैंने देखा, और वो ऐसा कुछ था कि कुछ लोग आते हैं और बहुत बुरी तरीके से उस आदमी को मारते हैं जो परिवार के साथ आया था। उसके साथ साथ ये जो बाबा थे ये भी उन्हें जब बचाने जाते हैं तो उन्हें भी शायद उनके सर पर पत्थर मारकर कोई मार देता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा भयानक था। मुझे जितना दिख पा रहा था, क्योंकि मेरा शरीर अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था, उन चोरों ने बच्चे की आंख में जलती हुई सलाखें डाल दी थी और बच्चे ने चिल्ला चिल्ला कर वहीं दम तोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने एक पूरा परिवार और एक बूढ़े इंसान को कुछ चोरों ने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया।
बहुत बुरा हुआ ये मेरे साथ और मैं सबसे ज्यादा लाचार महसूस कर रहा था अपने आप को। आप सुपरनैचुरल से एक बार को लड़ भी लोगे, लेकिन जब ये चोरों वाली बात आती है तो शायद लड़ने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। मैं आसपास नजर घुमाता हूँ तो वहां कोई नहीं होता। थोड़ी देर में एक डॉक्टर आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आप वहां पर स्टेशन पे क्या कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे वहां पर छोड़ा था, बस मुझे कोई लोकल मिली नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह आपको भी शायद आपका दोस्त ही यहाँ छोड़कर गया है, लेकिन आप ऐसे मत जाया करिए, वो स्टेशन सही नहीं है। मैं मान गया। मैंने उनसे बोला लेकिन वहां पर कुछ परिवार और एक उनकी मौत हुई थी। वो कुछ सोचता है डॉक्टर और तुरंत हंसकर मेरे से कहता है कि मिस्टर हर्ष, ऐसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, हर पेशेंट यही कहानी सुनाता है, सो डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैंने कहा नथिंग टू वरी अबाउट इट एज इन मतलब कोई परिवार मर गया है और एक वृद्ध आदमी मर गया है, आप ये कह रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट इट, आई मीन व्हाट इज दिस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर हर्ष, दरअसल वो स्टेशन ही हॉन्टेड है। वहां पर एक परिवार और एक बूढ़े इंसान को किसी चोरों ने मार दिया था, तब से उनकी आत्माएं वहीं घूमती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं मानते इस बात को। लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, किसी ने सुनी, किसी को सुनाई। तो यहाँ पर जितने पेशेंट्स आते हैं उस स्टेशन से होते हुए वो सबके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक वही भर गया है कि वहां पर भूत है। मैंने उस दिन का न्यूज़पेपर भी निकाला जिस दिन इन लोगों की मौत हुई थी। करीब डॉक्टर ने कुछ समय पहले की न्यूज बताई थी। मैंने उसी डेट का न्यूज़पेपर निकाला और न्यूज़पेपर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें जो चेहरे बने हुए थे वही चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। मेरी आंखों के सामने उन्हें मारा गया था, पर इनकी मौत तो काफी समय पहले हो गई थी। तो क्या मैंने जो देखा वो एक हाइपर स्पिरिट टाइम लूप था जो मेरी आंखों के सामने आत्माएं दिखाना चाह रही थी? थोड़ी देर मैं और सोचने लगा कि इतने में ही मेरा दोस्त आ गया। वो आकर मुझसे कहता है, अरे हर्ष बाबा, काय साला तुम्हें यार, ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा रे। तू एक काम कर ब्रो, तू मेरे घर पे रुक, नथिंग टू वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज। तो एक दो दिन बाद चले जाना जब तेरी तबीयत ठीक हो जाए। मैं उसकी बात मान गया और उसके बाद मेरा दोस्त चला गया अपने घर। और फिर मैं करीबन एक दिन के बाद जब वहां से डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज होकर सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहां बैठकर हमने कई सारी बातें करी। मैंने उसे बताया भी कि यार ये सारी चीजें हो रखी हैं और बहुत ज्यादा अजीब है मेरे लिए। वो हंसते हुए कहता है, जास्ती मचमच नहीं करने का रे, मुंबई है, मुंबई में ऐसा होता ही रहेगा, काय को सोचना इतना। मैं भी उसकी बात को बस केवल सोचकर खुश हो रहा था कि शायद मैं बच गया किसी तरीके से। लेकिन मेरे किसी भी तरीके के पैरानॉर्मल वाले सेंस ने ये चेताने की कोशिश करी ही नहीं थी कि वहां पर कोई भूत या प्रेत है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैं उस कमरे में सो गया। मेरा दोस्त काम पर चला गया, शायद उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। मैं उठता हूँ, मैंने खाने के लिए कुछ बनाया और खाने के बाद एक अखबार था जो आया था, मैं उसको पढ़ ही रहा था कि अचानक से किसी ने बाहर का गेट नॉक किया। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो भाई। मैं सोच रहा हूं कि इतनी रात को कौन आ सकता है। मेरा दोस्त तो नाइट शिफ्ट पे गया हुआ है। मैं गया और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। मुझे लगा हो ना हो ये उसी केस से रिलेटेड है। मैंने उनसे पूछा भी कि यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू। उन्होंने मुझसे कहा, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, आपको अरेस्ट करना है। मुझे अरेस्ट करना है? ये बहुत ज्यादा अजीब था। मैंने उनसे पूछा कि ऑन विच बेसिस। तो उन्होंने मुझसे जो कहा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो मुझसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस घर में, और ये घर किसका है? मैंने उनको बेझिझक बताया कि ये घर मेरे दोस्त का है, सूरज का, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो वो मुझसे कहते हैं कि किसकी परमिशन से? मेरे दोस्त की परमिशन से, ऑब्वियसली। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त की फोटो दिखाने को बोला। मैंने वो फोटो दिखाई भी तो उनके साथ एक और इंसान खड़ा हुआ था जो मेरा जाना पहचाना तो था, पर मैं उसको समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। पुलिस वाले ने उस तीसरे इंसान से पूछा कि क्या वो मुझे जानता है। उसने मना कर दिया। मैंने उस तीसरे इंसान को पूछा कि आप कौन? तो वो कहता है कि मैं सूरज का भाई हूं। मैंने उसको बताया कि मैं और सूरज साथ में कॉलेज में ही थे, फिर वो मुंबई आ गया और मैं उससे मिलने आ गया। उसे मैं याद था पर उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे कहता है, सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम सबको छोड़कर चला गया है कुछ समय पहले ही। सूरज इस दुनिया में नहीं रहा मतलब? पुलिस वाले ने कहा कि
आज से कुछ समय पहले जब वो हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार और एक वृद्ध आदमी मरे थे, उसी के साथ साथ एक और लड़का भी मरा था जिसका नाम सूरज था। कुछ चोरों और गैंगस्टरों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उन परिवार समेत सूरज को भी मार डाला। मैंने उनको बोला भी कि मैं सूरज के साथ ही रह रहा था, मुझे अच्छे से याद है सूरज यहीं पर था मेरे साथ। तो उनका भाई कहता है, वो हमें भी दिखता है कभी कभी। मेरा भाई, हम उसे वापस तो नहीं बुला सकते, लेकिन पता नहीं वो किस हालत में है, क्यों छोड़कर चला गया हमें, क्यों गया वो उस स्टेशन। पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे स्टेटमेंट्स लिए और सूरज के भाई के कहने पर मुझे छोड़ दिया। सूरज का भाई बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसने मेरे से कई बार बोला कि सूरज की आत्मा आज भी उसको दिखती है। मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो शायद मैं किसी को समझा ना पाऊं, लेकिन उसकी हालत देखने वाली थी। मैं उस स्टेशन पर फिर से गया और उसे मुक्ति दिलाने की कई बार कोशिश करी, पर कभी कभी कुछ आत्माएं मुक्त होना ही नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि उनके साथ हुई घटनाओं को सब देखते रहें ताकि कोई भी उस जगह पर जाने से कतराए, क्योंकि उनके साथ इतनी भयानक घटना वहां पर हो चुकी है। आत्माएं बार बार अपनी घटनाओं को दिखाने का उनका मेन मकसद यही होता है कि वो लोगों को बताती हैं कि या तो उन्हें न्याय दे दो और या तो फिर उस जगह पर जाओ ही मत जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। जिस तरह से पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म एक पार्ट है, उसी तरीके से पैरानॉर्मल जगत का एक और पार्ट है, वो है द स्टोरी ऑफ स्पिरिट, उस आत्मा की कहानी। कभी कभी स्पिरिट जीते जी अपनी कहानी बताती हैं, तो कभी मरने के बाद अनंत काल तक। ऐसी ही और कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में। Eight. क्या मरने के बाद कभी किसी को वापस लाया जा सकता है? क्या भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीजें होती हैं? ऐसे कई सारे सवाल आप सबके दिमाग में चलते होंगे और मेरा मन बार बार यही कहता है कि ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा मैं बहुत समय पहले था। मौत के बाद एक और जिंदगी होती है, ये मुझे विश्वास हो गया था उस वक्त जिस वक्त मैंने एक मुर्दा इंसान को अपने सामने बात करते हुए सुना। आज से करीब 10 साल पहले जब मैं बनारस जाया करता था, वहां की एक अलग ही बात थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मिस्टीरियस तो है, पर यह अपने साथ साथ कई सारे राज छुपाए बैठा हुआ है। उस दिन शायद होली का टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तंत्र क्रियाएं होती होंगी। दरअसल मेरे गुरु ने बताया था कि दिवाली, होली या फिर ऐसे जो बड़े त्योहार होते हैं, उसके 1-2 दिन पहले की जो रात होती हैं वो तंत्र की रात होती हैं। महानिशा या फिर कुछ ऐसी रातें जहां पर तांत्रिक अपने चरम सीमा पर होते हैं और उनकी साधनाएं इस लेवल पर पहुंच जाती हैं कि वो शायद किसी भी मुर्दे को उठाकर उससे बातचीत कर सके। ऐसा मैंने सिर्फ सुना था। उस दिन करीब रात के 10 बज रहे होंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। बनारस में बहुत सारे लोग घाट पर यूं ही टहलते रहते हैं। मुझसे एक आदमी ने आकर कहा कि यहां से मुंशी घाट का रास्ता कितनी दूर है। मैं थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि मुंशी घाट जिस घाट पर मैं खड़ा था उससे सिर्फ 2 घाट दूर था। मैंने उसको बताया कि यहां से सामने ही है, शायद आपको चलते चलते पता चल जाए। उस आदमी ने मुझे थोड़ी देर घूरा और कहा कि ऐसे राह चलते किसी को रास्ता बताते नहीं हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद उसके आखिरी शब्द ये थे कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम मुझे याद करोगे। जाते हुए मुझे विदा नहीं करोगे क्या? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस चीज को विदा करने की बात कर रहा है। मुझे लगा कि शायद ये किसी नशे में धुत है या फिर ये पागल ही है पूरा का पूरा। वो उधर जाने लगा। मैंने उधर देखा तो नहीं, पर होता है कि जब आपके सामने से कोई जाता है और बड़े अजीब सी हरकत करके गया है तो आपकी नजर एक बार उस इंसान पर जरूर जाती है। मैंने मुंशी घाट की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूं कि वो इंसान जाकर लकड़ियां उठा रहा है बहुत सारी और एक चिता तैयार कर रहा है। मुझे लगा हो सकता है इसका कोई अपना परिजन मरा हो और उसके लिए ये सब तैयार कर रहा है। पर रात के 10 बजे अपने हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कोई संस्कार का विधान तो नहीं है। मैं उसे देखने लगा और देखते ही देखते उसने उस चिता में आग लगाई। बड़ी अजीब सी बात यह थी कि वो थोड़ी देर तक उस चिता को घूरता रहा। शायद कोई मंत्रोजाप कर रहा हो या फिर किसी अलग तरह की साधना।
मुझे लग तो रहा था कि ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उठता वो जलती हुई चिता में अपना मुंह डाल देता है और वहीं पर खड़ा रहता है। उसकी बॉडी जरा सी भी मूव नहीं करती है। अगर इंसान के हाथ में हल्की सी भी आग की चिंगारी लग जाए तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है, पर वो अपना पूरा पूरा मुंह उस चिता के अंदर डालकर खड़ा हुआ था। सबसे अजीब सी बात यह थी कि जब वो मुंह अंदर डाल रहा था, उसके उच्चारण मुझे ऐसा लग रहा था कि सुनाई दे रहे हैं। कुछ तो बोल रहा था वो। मैंने जब उसके हाथ की तरफ गौर किया तो उसके दोनों हाथ एक अजीब तरह की मुद्रा बना रहे थे। शायद वो कोई मयूरी मुद्रा थी। दरअसल कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो साधना के दौरान हम यूज करते हैं, और उन मुद्राओं से हम किसी बड़े प्रेत या फिर बड़े ब्रह्म राक्षस का आवाहन कर सकते हैं। पर ऐसे साधक बहुत कम मौजूद हैं जो इस तरह की गुप्त विद्या को जानते हैं। मैं भागता हुआ उस घाट की तरफ गया, और जैसे ही मैं उस घाट पे पहुंचने वाला था, उस आदमी ने अपना सर निकाल लिया। मेरे सामने वो आदमी अधजली हालत में खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। पर अजीब सी बात यह थी कि उसकी आंखें बंद थीं और ऐसे जैसे वो ध्यान कर रहा हो। बहुत गहरी निद्रा में था वो, पर वो आदमी खड़ा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, कोई और मुद्रा बनाई, और उसके बाद उसने नमस्कार की मुद्रा कर दी, ऐसे जैसे वो चिता से कुछ कहना चाह रहा हो या फिर चिता से बात कर रहा हो। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि अचानक से मेरे पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वही इंसान मेरे सामने खड़ा होता है, पर इस वक्त वो अज्जली हालत में नहीं है। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो मुझसे कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? मैं जितनी देर में कुछ सोच पाता, उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अब सबसे अजीब सी बात यह थी कि जब इस तरह के लोग या फिर इस तरह की आत्माओं से आपका पाला पड़ता है, तो आप कितने भी बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको डर जरूर लगता है। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मंत्रोच्चारण करने लगा, वशीकरण का। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे वश में करना चाहता तो है, पर वो कर नहीं पाएगा। कई बार आपके गुरु की दी हुई चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको कभी भी किसी मुसीबत में पड़ने से पहले वो सारी मुसीबत खुद के ऊपर ले लेती हैं। उसने मेरा मुंह पकड़ा और वो जोर जोर से कुछ चिल्लाने लगा, ऐसे जैसे वो मुझे उस चिता पर लटाना चाहता है। मेरा मन भी करने लगा था एक हद तक। जैसे ही उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया, उसने मुझसे कहा, जाकर उस चिता पर लेट जाओ, वही तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन है। मैं लेजिट उस चिता की ओर जाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इस पर लेट जाऊंगा तो जो मेरा अंदर का दर्द है या फिर जो उसने मुझे वशीकरण किया है वो ठीक हो जाएगा। मैं लिसनर्स को बता दूं कि इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं उस चिता की तरफ जा रहा था। जरा सोचिए, अंगारों से जलती हुई पूरी पूरी चिता, जहां पर आप हल्का सा पास भी जाओगे तो आपको इतनी जलन महसूस होगी शायद आप बर्दाश्त ना कर पाओ। पर फिर भी मैं उस चिता की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि कुछ और होता, मुझे अपना मुंह उस चिता में डालने का मन करने लगा। मैंने जैसे ही अपना सर नीचे किया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं पीछे हटा। मैं क्या देखता हूं कि मुझे पीछे से 2-3 लोगों ने आवाज दी है, और उनकी आवाज की वजह से अचानक से मैं खंडित होकर पीछे देखने लगा था। जैसे मैंने पीछे देखा तो 2 लोग खड़े थे जो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके पास आ जाऊं। मुझे लगा कि शायद वो कोई मुझे बताना चाहते हो कोई चीज। जब मैं पास गया तो वो 2 अघोरी थे जो मुझसे ये कह रहे थे कि वहां चिता के पास क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि एक आदमी था जिसने मेरे फेस पर हाथ रखा था और मुझे जानबूझकर उस चिता में जाने के लिए कह रहा था। मैं अपने शरीर को रोक नहीं पाया और उसके बाद सीधे मैं उस चिता की तरफ चला गया। वो अघोरी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ मन ही मन बुदबुदाते हैं और मुझसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उस चिता की तरफ ही देखना और बैठ जाना चुपचाप। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर उनके कहे अनुसार, क्योंकि जो मेरे गुरु थे उनकी भी वेशभूषा ठीक वैसी ही होती थी जैसे इन 2 अघोरियों की थी, इस वजह से मैं उनकी बात मानकर बैठ गया। अब रात का कुछ ऐसा नजारा था कि चिता मेरी आंखों के सामने थी और मैं उस चिता को लगातार बैठा हुआ देख रहा था। उन 2 अघोरियों ने अपने झोले में से 2 कपाल निकाले और उसके बाद वो चिता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे उस चिता के फेरे लेने लगे, ऐसे जैसे वो उसके साथ शादी कर रहे हों। जितनी देर में ये हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं फिर से किसी गलत चंगुल में फंस गया हूं, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि किसी का गीला हाथ मेरे दोनों गाल को टच कर रहा है। मैं अपना चेहरा घुमा भी नहीं पा रहा था, पर मैं आपको बता सकता हूं कि वो एहसास क्या था। आप ऐसे इमेजिन करिए कि वो पूरे हाथ जो थे
वो गले हुए थे, ऐसे जैसे पानी में कई साल तक उस हाथ को रख दिया गया हो और उसके बाद उन्हीं दोनों हाथों को मेरे चेहरे के पीछे धीरे धीरे फेरा जा रहा हो। मुझे लगा कि हो ना हो ये अघोरी जो कर रहे हैं शायद ये इस एक क्रिया का ही हिस्सा होगा। मेरा ये सोचना ही था कि अचानक से मेरे कानों में कुछ खुसफुसाने की आवाज आई। आवाज बड़ी अजीब थी। मुझे ऐसा लगा कि कान में खुसफुसाने के लिए सिर्फ एक ही एंटिटी कारगर होती है, जिसे हम कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। Eight. कान में खुसफुसाने के लिए सिर्फ एक ही एंटिटी कारगर होती है, जिसे हम कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही मेरे कान में किसी ने खुसफुसाया है, उन दोनों अघोरियों ने वो कपाल ठीक मेरे सामने रख दिया है और अचानक से उन दोनों ने खुद के दोनों हाथ उस चिता में डाल दिए और मुझसे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कुछ भी हो जाए उठना मत, कुछ भी हो जाए उठना मत। मैं उठ तो रहा नहीं था, पर मुझे जो एहसास हो रहे थे वो मेरे लिए इतने ज्यादा भयानक थे कि मैं शायद जिंदा ही मर जाऊं। दरअसल होता यह है कि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपके सामने जिंदगी के सारे लम्हे एक साथ फ्लैश होते हैं। इसे हमारे धर्म के अनुसार भैरवी यातना भी कहते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि उस वक्त मेरी आंखों के सामने ये नजारे आने लगे थे, क्योंकि वो दोनों अघोरियों ने भी अपने दोनों हाथ उस चिता में डाल दिए थे। मेरे सामने वो दो नरकंकाल रखे हुए थे और मेरे पीछे से किसी का गीला हाथ मेरे चेहरे को धीरे धीरे जकड़ता जा रहा था, ऐसे जैसे मैं उसकी गिरफ्त में चला जाऊंगा। मैंने अपने शरीर को खूब हिलाने की कोशिश करी, पर मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। मैंने जैसे ही अपने आंखें बंद करी, मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने वही दो अघोरी बैठे हुए हैं, लेकिन अब चिता के पास कोई नहीं है। आंखें खोलते ही मैं देखता हूं कि वापस से वही नजारा है कि दो कपाल मेरे सामने रखे हुए हैं और वो दो अघोरी अपने हाथ को बर्न कर रहे हैं। अब मेरा दिमाग शायद मेरे बस में भी नहीं था, क्योंकि ये अघोरी शायद कोई क्रिया कर रहे थे, शायद किसी तरह की साधना को अंजाम दे रहे थे। इसके तुरंत बाद मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और मैंने यही सोचा कि आप जहां कहीं भी हो मेरी रक्षा कर दें, कैसे भी पॉसिबल हो। मैं ध्यान कर ही रहा होता हूं कि अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों कानों के पास किसी स्त्री ने पायल पहनकर बजाई हो, और वो पायल की आवाज मैं साफ सुन पा रहा था। मैं जैसे ही पलटकर धीरे से देखने की कोशिश करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि एक पूरा नीला पैर है मेरे बाईं तरफ, जिस पर लाल आलता लगा हुआ है। पायल भी थी। मैं सोच रहा था कि और थोड़ा ज्यादा मुड़कर देखूं, पर भयानक होने के साथ साथ वो बहुत डिवाइन भी लग रहा था। मैंने अपने दूसरी तरफ देखने की कोशिश करी तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत का पैर है, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से सड़ गया है। उसके ऊपर उन्होंने आलता लगा रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो औरतों के पैर, उसमें आलता, और ये दो अघोरी अचानक से कैसे। मैं थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था। मुझे मेरे गुरु ने बताया था, तो उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, जब आप सिद्धि करते हैं तो सिद्धि आपकी रक्षा करती हैं। मुझे अब यह एहसास धीरे धीरे डिवाइन होने लगा। मुझे ऐसा लग गया था कि हो ना हो यहाँ पर कोई आम शक्ति मौजूद नहीं है। जैसे ही वो दोनों पैर मेरे अगल बगल आए और अपने पैरों को जोर जोर से खनकाने लगे जो उनमें पायल थी, अचानक से सामने रखे दो कपाल बोलने लगे और वो दोनों कपाल अपने दांतों को खटखटाकर कहने लगे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे मुझे ये एहसास बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद ये दो कपाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते ही देखते वो जो दोनों अघोरी थे वो उस एक बनी चिता में धीरे धीरे लेट गए। उन्होंने आवाज तक नहीं करी। जैसे ही वो दोनों अघोरी उस चिता पे लेट कर भस्म होते हैं, मेरे सामने रखे दो कपाल अचानक से बोलते हुए फूट जाते हैं। मेरा शरीर एकदम से ढीला होता है और मैं आसपास देखने लगता हूं, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। मैं वहां से उठा
उस चिता को नमस्कार किया और वापस से काल भैरव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। दरअसल काल भैरव मंदिर की ओर जाने से पहले 10 महाविद्याओं का एक मंदिर पड़ता है। जैसे ही मैं उस मंदिर में रुका, मैं क्या देखता हूं कि श्यामा काली माता मेरे आंखों के सामने है। मंदिर के अंदर एंटर करते ही और उनके दोनों पैर ठीक वैसे ही रंगे हुए हैं, नीले और लाल आलता से। इससे पहले कि मेरा दिमाग इस चीज को प्रोसेस करता, जैसे ही मेरी आंखों ने कहीं और देखा तो वहां मुझे धूमावती माता दिखी, जो पूरी वृद्धावस्था में थी और उनके पैर में एक आलता लगा हुआ था। तो क्या अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसमें 10 महाविद्याओं ने मेरी रक्षा करी थी? स्वयं माता मेरे पास आई थी मेरी रक्षा करने के लिए। खैर, ये अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी मैं बच गया और वो एहसास मेरे लिए बहुत ज्यादा डिवाइन था। कभी कभी हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को भी जरूरत पड़ जाती है किसी डिवाइन एनर्जी की, क्योंकि हम उसके बिना अधूरे हैं। और जो लोग कहते हैं कि क्या मरे हुए बोल सकते हैं, तो हाँ, मैंने बोलते हुए सुना है। और जब मैंने सुना था तो वो शायद मेरे लिए सोच और समझ के परे था। ऐसी ही और कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए डरना जरूर।